नमस्कार, मैं विनोद कुमार। वेक्टर की ऑनलाइन क्लासेस के अंदर आप सभी का स्वागत है। माँ वीणा पाणी के चरणों में नमन करते हुए सीधा स्टार्ट करेंगे हम आज बायोलॉजी जीव विज्ञान क्लास 11th। और जो अपनी क्लास रहेगी वो रहेगी 11th क्लास। मीडियम वैसे तो हिंदी रहेगा, लेकिन अगर इंग्लिश वाला भी अगर पढ़ने की कोशिश करेगा तो उसको प्रॉब्लम नहीं आएगी। सबसे पहले 11th क्लास हैं तो समझ लेते हैं। आप 10th के स्टूडेंट जब 11th के अंदर आते हैं तो उनको कुछ भी पता नहीं होता सब्जेक्ट के बारे में। मैं बता देता हूँ, वैसे आप सभी महान हैं। आपके प्रीवियस क्लास के 10th क्लास के सभी महान जो अध्यापक से आप अध्ययन करके आए हैं, आपको बताया होगा कि आगे जाकर साइंस के अंदर 3 सब्जेक्ट होते हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री, और हिंदी इंग्लिश होते हैं। उसमें से जीव विज्ञान के अंदर एनसीईआरटी का सिलेबस है तो उसको हम इस टाइप से पढ़ेंगे। उसको क्लासीफाई करते हैं, हम अपने हिसाब से क्लासिफिकेशन करते हैं। सबसे पहले प्लांट के बारे में स्टडी की जाती है बायोलॉजी के अंदर। जीव विज्ञान के अंदर 2 ब्रांच आ गई, एक होती है बॉटनी और सेकंड होती है जूलॉजी। बॉटनी और जूलॉजी, बॉटनी के अंदर स्टडी करते हैं हम प्लांट की, और जूलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं हम एनिमल्स की अध्ययन करते हैं। क्लासिफिकेशन सब्जेक्ट का इस टाइप से हैं। सबसे पहले हम प्लांट को देखेंगे। प्लांट के बड़े बड़े कुछ चैप्टर हम क्लासिफाई करेंगे, देन उसको उसी के अंदर उसके डेप्थ के अंदर अंदर चलते जाएं। उससे पहले एक शुरुआत थोड़ी सी शायरी से कर लेते हैं। शुरुआत हमेशा अपनी शायरी से होगी, चाहे वो ऑफलाइन क्लास हो या फिर ऑनलाइन क्लास हो। समझने की कोशिश करना। समंदर सारे शराब होते, समंदर सारे शराब होते तो सोचो कितने फसाद होते। हकीकत हो जाते सारे ख्वाब, हकीकत हो जाते ख्वाब सारे तो सोचो कितने फसाद होते। किसी के दिल में क्या छुपा, किसी के दिल में क्या छुपा बस ये खुदा ही जानता है। दिल अगर बेनकाब होते तो सोचो कितने फसाद होते। थी खामोशी फितरत हमारी, थी खामोशी फितरत हमारी तभी तो बरसों निभा गई। समझना, थी खामोशी फितरत हमारी तभी तो बरसों निभा गई। अगर हमारे मुंह में भी जवाब होते तो सोचो कितने फसाद होते। हम अच्छे थे, हम अच्छे थे पर लोगों की नज़र में सदा बुरे रहे। हम अच्छे थे पर लोगों की नज़र में सदा बुरे रहे। कहीं अगर हम सच में बुरे होते तो सोचो कितने फसाद होते। प्लांट डिटेल के अंदर प्लांट को अध्ययन करना, ये बॉटनी कहलाती है, वनस्पति विज्ञान कहलाता है। और जंतुओं के बारे में, प्राणियों के बारे में अध्ययन करना डिटेल के अंदर ये कहलाता है जूलॉजी कहलाता है। बायोलॉजी का क्लासिफिकेशन कुछ इस टाइप से हैं। प्लांट सबसे पहले आती हैं डाइवर्सिटी। अगर हम हिंदी मीडियम के हैं तो इसको बोलेंगे हम पादप वर्गीकरण। पादप वर्गीकरण, प्लांट क्लासिफिकेशन। शुरुआत कुछ इस टाइप से करते हैं कि ब्रह्मांड के ऊपर जितने भी प्रकार की स्पीसीज़ होती हैं, जितने भी प्रकार के जीव जंतु होते हैं, उन जीव जंतुओं को सबसे पहले हम अलग अलग तरीके से क्लासिफिकेशन करते हैं। उनको प्लांट की भूमिका अदा करने के लिए उसको अलग करेंगे, और जंतुओं को, एनिमल को हम अलग करेंगे। तो सबसे पहले हमने 2 भाग के अंदर इस बायोलॉजी को अंदर हमने डिवाइड कर दिया। एक का नाम दिया हमने पादप विज्ञान, जिसको बोलेंगे हम बॉटनी, और एक को हमने नाम दिया जूलॉजी, जिसके अंदर हम अध्ययन करेंगे प्राणियों का अध्ययन करेंगे, जंतुओं का अध्ययन करेंगे। शुरुआत आराम से हो रही है, इसका मतलब ये मत समझना कि अंदर ऊर्जा की कमी है। ऊर्जा की अनुभूति ऑफलाइन क्लास के अंदर कभी भी हम करके देख लेंगे, और ऑनलाइन के अंदर भी। जब कोई ट्रेन या फिर कोई भी एरोप्लेन जब चढ़ती हैं तो आपको ही पता होगा उसकी स्पीड धीरे धीरे बढ़ती है। चलिए, पादप और प्राणी दोनों को हमने बायोलॉजी के अंदर अलग अलग कर दिया। सबसे पहला जो मेन जो हेडिंग है, जो मेन टॉपिक रहेगा अपना 2-3 चैप्टर का मिला के, उसको बोलेंगे हम प्लांट डाइवर्सिटी या फिर बोलेंगे पादप वर्गीकरण। प्लांट के अंदर थोड़ा सा जाते हैं डिटेल के अंदर।
सेकेंड इसके अंदर आएगा, अब प्लांट के वर्गीकरण को पूरी तरह से देख लेंगे कि प्लांट का क्लासिफिकेशन किस प्रकार से है, प्लांट को हम किस हिसाब से उसको अलग अलग वर्गीकृत करेंगे। वर्गीकरण करने के बाद हम प्लांट को बाहर से देखेंगे और प्लांट को बाहर से देखकर उसका अध्ययन करना कहलाता है प्लांट मॉर्फोलॉजी। प्लांट मॉर्फोलॉजी जिसको बोलेंगे हम पादप आकारिकी बोलेंगे। और फिर क्या करेंगे, हम प्लांट को काट के देखेंगे, प्लांट का इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे। जब प्लांट के आंतरिक भागों का अध्ययन किया जाता है उसको बोलते हैं हम प्लांट एनाटॉमी, यानी पादप शारीरिकी, और इसको बोलेंगे हम पादप आकारिकी। मात्राओं पे मत जाना, भावना पे जाना, मतलब मैं कोई हिंदी का मास्टर नहीं हूँ। प्लांट डाइवर्सिटी, प्लांट मॉर्फोलॉजी और होगी प्लांट एनाटॉमी और प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी कहने का मतलब ये पादप काम कैसे करता है। हम जानते हैं पादप के अंदर प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, प्लांट रेस्पिरेशन करता है। तो प्लांट रेस्पिरेशन करेगा, ये कैसे करेगा, कौन कौन सी उसके अंदर रिएक्शन होगी, इन सभी के बारे में अगर विस्तार से अध्ययन करेंगे वो किसके अंदर करेंगे, प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर। ये प्लांट के कुछ बड़े बड़े टॉपिक रहेंगे और इसको हमें काफ़ी समय बिताना पड़ेगा इस प्लांट के साथ में। फिर बात करेंगे हम जंतुओं की, बात करेंगे एनिमल्स की बात करते हैं तो उसी की तरह ही सबसे पहले एनिमल का कर लेंगे, हम क्लासिफिकेशन कर लेंगे। जब एनिमल का जंतुओं का क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसको बोलेंगे हम एनिमल डाइवर्सिटी। एनिमल डाइवर्सिटी कहने का मतलब हो गया जंतु वर्गीकरण। जंतु वर्गीकरण, एनिमल को हम क्लासिफिकेशन करके उसको उसकी जगह पर फिट कर देंगे। क्लासिफिकेशन के बाद में क्या होगा, एनिमल टिश्यू यानी जंतु ऊतक। उसके बाद में एनिमल फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी कहने का मतलब होता है कार्य की, यानी कोई भी अगर अंग है, कोई भी बॉडी है तो वो बॉडी फंक्शन कैसे करती हैं, काम कैसे करती हैं, उसके बारे में अध्ययन करना कहलाता है एनिमल फिजियोलॉजी। और इस एनिमल फिजियो के अंदर हम पढ़ते हैं सिस्टम को, पढ़ते हैं अपने बॉडी के सिस्टम जितने भी प्रकार के आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, जनन तंत्र, कंकालीय तंत्र, लिम्फेटिक सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर, बहुत सारे सिस्टम हैं जिसको हम पढ़ते हैं एनिमल फिजियोलॉजी के अंदर। चलो ये तो हो गई बड़ी बड़ी बात। बायोलॉजी को क्लासिफिकेशन कर दिया हमने, एक तो बॉटनी, दूसरी होगी जूलॉजी। ध्यान देना, आपको भी पता होगा अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है या कुछ भी है उसके अंदर 11th की जो भूमिका होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा होती हैं, ये बात हमको ध्यान में रखनी है। और सबसे पहले 11th को अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो 12th की औकात नहीं रहेगी, आपको 12th आसानी से समझ में आ जाएगी, आपको किसी भी टीचर की भी ज़रूरत नहीं रहेगी अगर आपने 11th को अच्छे से पढ़ लिया। बॉटनी हो गई, जूलॉजी हो गई, इसके अलावा एक मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जिसको बोलेंगे हम सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी जिसके अंदर हम पढ़ेंगे सेल की स्ट्रक्चर के बारे में और सेल के डिवीज़न के बारे में। और आने वाला जो नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे इसी के जस्ट बाद वो यही करेंगे हम सेल कोशिका और सेल डिवीज़न। ये सारी चीज़ें चल रही है, वो चल रही है अपनी अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। और एक हो गया बायोमॉलिक्यूल्स, बायोमॉलिक्यूल। बायोलॉजी को हमने इस प्रकार से डिवाइड कर दिया, बॉटनी, जूलॉजी और हो गया ये साइटोलॉजी, इसको बोल सकते हैं सेल के बारे में। बॉटनी के अंदर बड़े बड़े टॉपिक, ये होगी पूरी 11th, बस इतने ही है 11th, ज़्यादा कुछ भी नहीं है। प्लांट डाइवर्सिटी 2-3 चैप्टर हो गए उसके ऊपर, प्लांट मॉर्फोलॉजी 1 चैप्टर हो गया, प्लांट के बाहर से अध्ययन करना, यानी कोई भी एक प्लांट है उस प्लांट को बाहर से ऑब्जर्व करना, बाहर क्या देखेगा, पत्ती, जड़, तना, फूल, फल, ये सभी इनके बारे में बाहर से अध्ययन करना कहलाएगा प्लांट मॉर्फोलॉजी। और प्लांट के एक एक भाग को काट काट के देखना कहलाएगा प्लांट एनाटॉमी। और वो काम कैसे करती हैं, उनके अंदर सारे सिस्टम काम कैसे करते हैं उसको बोलेंगे हम प्लांट फिजियोलॉजी। एनिमल के अंदर वही चीज़, एनिमल क्लासिफिकेशन, एनिमल टिश्यू, एनिमल फिजियोलॉजी, यानी फिजियोलॉजी के अंदर जो टॉपिक आएंगे वो आएंगे अपने ह्यूमन सिस्टम पूरा सारा।
सेल बायोलॉजी, सेल डिवीज़न और बायोमोलिक्यूल। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेल बायोलॉजी, आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ चुकी होगी। तरीका अपना ये रहेगा कि आपको जो भी लिखाया जाएगा, एक तो सबसे पहली बात कि आराम से ही लिखाएंगे, आराम से ही पढ़ाएंगे, क्योंकि ये बायोलॉजी है और आप 10th क्लास से जब 11th के अंदर आते हो तो तोते और हंस दोनों उड़ जाते हैं, क्योंकि आपके फिजिक्स के साथ साथ केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट हैं। अगर आप उसको आराम से पढ़ने की कोशिश करोगे तो आपको आसान लगेगा, नहीं तो काम थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन इतना विश्वास ज़रूर आप कर सकते हो कि आप अगर वीडियो ये पूरा या फिर सब्जेक्ट सारे अगर देखने के बाद में आपको इस सब्जेक्ट के अंदर प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेल के बारे में एक वर्ड होता है साइटोलॉजी। साइटो कहने का मतलब बना सेल और लॉजी वर्ड आया लोगस से, और यानी सेल के स्टडी करना, सेल की स्टडी करना कहलाएगा साइटोलॉजी, यानी स्टडी ऑफ सेल, जिसका लोगस का मतलब होता है स्टडी करना। तो मतलब क्या हो गया, स्टडी ऑफ सेल, स्टडी ऑफ सेल ये कहलाएगा साइटोलॉजी कहलाएगा। सबसे पहले बात करते हैं सेल की। एक पहला पॉइंट माइंड के अंदर आता है कि सेल है क्या चीज़, सेल है क्या, इसकी खोज किसने की, डिस्कवर कैसे हुई, कौन कौन सी इसके ऊपर थ्योरियाँ आई, बस आराम से आप समझते जाना। तो सबसे पहले एक पॉइंट माइंड के अंदर आता है कि सभी जीवित जीव कोशिकाओं से बने होते हैं। बहुत बढ़िया। ये पॉइंट दिखने में आपको छोटा लग रहा होगा, लेकिन छोटा तीर घाव करे गंभीर। सभी जीवित जीव कोशिका के बने होते हैं, इसका मतलब क्या हो गया, सभी जीवित जीव, कोई भी अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म बना होगा, सेल से बना होगा। यानी हम क्या करेंगे, एक कोई भी ऑर्गेनिज्म है ये लिविंग है। अब लिविंग किसे बोलेंगे ये आपको पता होना चाहिए। लिविंग कहने का मतलब वो हो गया जो रेस्पिरेशन करे, जिसके अंदर लोकोमोशन हो, जिसके अंदर जो एक्सक्रीशन करे, यानी वो मेटाबॉलिज्म करे, जो ग्रोथ करे, इन सभी को क्या बोलेंगे, लिविंग बोलेंगे। लेकिन उसके ऊपर बहुत सारी एक्सेप्शन भी हैं कि जो भी ग्रोथ फैक्टर है वो ग्रोथ फैक्टर लिविंग के ऊपर काम नहीं करता। उसके बहुत सारी उसको क्या बोलते हैं, यानी मन मुटाव जो हुए थे वैज्ञानिकों के अंदर कि भाई ग्रोथ करता है वो लिविंग नहीं हो सकता है। इनके बारे में अध्ययन करेंगे जब हम पढ़ेंगे प्लांट डाइवर्सिटी पढ़ेंगे, पादप वर्गीकरण पढ़ेंगे, तभी। सभी जीवित जीव कोशिकाओं से बने होते हैं, इसको वैज्ञानिक ने प्रूव करके दिखाया। यानी हम क्या करेंगे, किसी भी एक जीवित बॉडी को लेंगे और बॉडी के जब हम टुकड़े टुकड़े करते हैं तो देखते हैं कि बॉडी के अंदर जो एक छोटे छोटे स्ट्रक्चर के अंदर वो डिवाइड हो जाता है, वो स्ट्रक्चर अपनी क्या होगी, सेल ही होगी। और बहुत सारी छोटी छोटी सेल आपस में मिलकर ये बना देती हैं, टिश्यू बना देती हैं, उत्तक बना देती हैं, और उत्तक से बन जाते हैं ऑर्गन यानी अंग। समझना कि अगर हम पूरी बॉडी को देखते हैं और उस बॉडी की स्मॉलेस्ट यूनिट को जब देखते हैं तो स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है, उसके अंदर सेल होती हैं, कोशिका होती है, और इसका ही स्टडी करनी डिटेल के अंदर कहलाएगा साइटोलॉजी, या फिर कहलाएगी सेल बायोलॉजी कहलाती है। बहुत सारी सेल आपस में मिलकर बनाती हैं टिश्यू, और टिश्यू मिलकर बनाते हैं ऑर्गन अंग, और बहुत सारे अगर ऑर्गन को मिला दिया जाए तो हमारे बॉडी के बन जाते हैं सिस्टम यानी हो गया तंत्र, और तंत्र आपस में मिलकर बनाएंगे पूरी बॉडी, यानी पूरी शरीर का निर्माण कर लेंगे। अब बात आती है कि सर ये कोशिका की खोज किसने की, तो सबसे पहले क्या हुआ, एक रॉबर्ट हुक, यानी अपनी पहली हेडिंग हो गई डिस्कवरी ऑफ सेल, साथ साथ में लिखते जाना डिस्कवरी ऑफ सेल। कोशिका की खोज किसने की, तो एक वैज्ञानिक आए जिसका नाम था रॉबर्ट हुक। ये बात चल रही है 1665 की बात चल रही है। रॉबर्ट हुक एक वैज्ञानिक हुए जिन्होंने सबसे पहले एक प्लांट पादप की कॉर्क कोशिका से एक सेल को आइसोलेट किया,
और उस आइसोलेट सेल को देखा, वो सेल थी मृत और सबसे पहले डिस्कवर्ड हो गई किसकी, एक डेड कोशिका की। सबसे पहले डिस्कवरी की गई इस कोशिका की, वो की गई थी रॉबर्ट हुक के द्वारा, लेकिन वहाँ पर क्या हुआ, दुख की बात ये थी कि वो सेल कैसी थी उस टाइम, मृत कोशिका थी। तो सबसे पहले मृत कोशिका की डिस्कवरी की गई थी किसके द्वारा, रॉबर्ट हुक के द्वारा। और ये कहाँ से निकाली गई थी, ये निकाली गई थी कॉर्क कोशिका से। ये कॉर्क कोशिका क्या होती हैं, प्लांट के अंदर कोशिका पाई जाती हैं, जिसको बोलेंगे हम कॉर्क कोशिका, उसके बार्क के अंदर पाई जाती हैं। चलो डिस्कवरी हो गई सबसे पहले कोशिका की, डेड कोशिका की, और वो डेड कोशिका कौन सी थी, कॉर्क कोशिका थी, और किसके द्वारा की गई, रॉबर्ट हुक के द्वारा। सेकंड आते हैं भाई साहब, और वो थे अपने एंट वॉन लीवेनहॉक। एंट वॉन लीवेनहॉक। एंट वॉन लीवेनहॉक ने सबसे पहले खोज की, जीवित कोशिका की खोज की। जीवित कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई, एंट वॉन लीवेनहॉक के द्वारा। और इसकी कोशिका की खोज कहाँ पर हुई, बारिश के पानी में। ठीक है, तो बारिश के पानी में सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज की गई लीवेनहॉक के द्वारा। तो बात हो गई डिस्कवरी ऑफ सेल की, कोशिका की खोज की बात हो गई। तो कोशिका की खोज किसने की, रॉबर्ट हुक के द्वारा। लेकिन कोई पूछ ले सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज किसने की, तो जीवित कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई, एंट वॉन लीवेनहॉक के द्वारा। और मृत कोशिका की खोज किसके द्वारा हुई, रॉबर्ट हुक के द्वारा। अब कोशिका की खोज हो चुकी थी, कोशिका की खोज हो गई, या फिर किसी भी अगर कोई भी चीज़ की अगर खोज होती है तो खोज होने के बाद में उसके ऊपर डिटेल के अंदर स्टडी होती है, अध्ययन होता है। अध्ययन होने के बाद उसके ऊपर थ्योरियाँ बनती है, उसके ऊपर सिद्धांत बनते हैं। जैसे हाल ही के अंदर कोरोना वायरस के ऊपर स्टडी हुई, स्टडी होने के बाद में कोरोना वायरस के ऊपर सिद्धांत बने कि इसका जेनेटिक मटेरियल कैसा होता है, उसका जो भी बाहरी जो कैप्सिड होता है वो कैसा होगा, और इसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी। तो उसके ऊपर बहुत सारे वैज्ञानिक क्या करेंगे, सिद्धांत देंगे, थ्योरियाँ देंगे। हमें कोई भी नई चीज़ के बारे में जानकारी नहीं होती, लेकिन कुछ ऐसे वैज्ञानिक आए जिन्होंने कोशिका के बारे में जानकारी दी। अभी हमें पता है कि हमारी पूरी बॉडी बनी होती है, छोटी छोटी सेल से बनी होती है, लेकिन पहले जब इसकी खोज होनी थी तब हमें पता नहीं था हमारी बॉडी किसकी बनी होती है। तो दो वैज्ञानिक आए, बहुत ही महान वैज्ञानिक, एक का नाम था स्लाइडेन और दूसरे का नाम था स्वान। समझते जाना, बिल्कुल ही एकदम शानदार गुड कंसेप्ट है सेल बायोलॉजी का, और अच्छे से पढ़ना, आपको बायोलॉजी आराम से समझ में आ जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले बात करेंगे कोशिका सिद्धांत की। कोशिका सिद्धांत, कोई ऐसे विचार कर रहा होगा कि बिल्कुल एकदम है ना, नींद आ रही है, भाई नींद तो आएगी, मैं कोई कपिल शर्मा थोड़ी हूँ, है ना। कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत क्या था, यानी कोशिका की खोज हो चुकी है। मैं वापस बता देता हूँ, सबसे पहले कोशिका की खोज हुई। कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई थी, रॉबर्ट हुक के द्वारा। रॉबर्ट हुक के द्वारा खोज की गई थी, लेकिन वहाँ पर क्या हो गया, वो कोशिका कैसी थी, मृत कोशिका थी। और जीवित कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई थी, एंट वॉन लीवेनहॉक के द्वारा। लीवेनहॉक के द्वारा कोशिका की खोज हुई, वो कैसी थी, जीवित कोशिका थी। जब कोशिका की डिस्कवरी हो गई, सेल की डिस्कवरी हो गई, डिस्कवरी के बाद में उसके सिद्धांत बनेगी, और सिद्धांत दिए गए दो वैज्ञानिक के द्वारा, एक का नाम था स्लाइडेन, दूसरे का नाम था स्वान। तो दो वैज्ञानिक बन गए, एक था स्वान, दूसरा था स्लाइडेन। इसने सेल के बारे में जो दिया सिद्धांत वो था 1838, और स्वान जो बना, स्वान का जो सिद्धांत था वो था 1839 के अंदर। अब ये स्वान और स्लाइडेन कौन थे, इंसान के बच्चे थे, इसमें कोई दोहराई नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ में एक वैज्ञानिक भी थे। स्लाइडेन वैज्ञानिक थे, पादप वैज्ञानिक। पादप वैज्ञानिक, इतने आप भी समझदार हो, जो पादप के ऊपर डूब जाए पूरा उसको बोलेंगे हम पादप वैज्ञानिक, और जो जंतुओं के ऊपर पूरा डूब जाए अध्ययन करते करते उसको बोलेंगे हम जंतु वैज्ञानिक। सर कैसे याद रहेगा, स्लाइडेन पादप वैज्ञानिक था, स्वान जंतु वैज्ञानिक था।
तो श्वान कहने का मतलब संस्कृत में उसको बोलेंगे हम कुत्ता बोलते हैं, और सीधी सी बात है कुत्ता कैसा होता है, जंतु होता है। तो श्वान भी कैसा वैज्ञानिक था, जंतु वैज्ञानिक। कहाँ का था ये, तो ये था जर्मनी का वैज्ञानिक था। अब उन्होंने सिद्धांत दिया, कोशिका के ऊपर सिद्धांत दिया। देखो सिद्धांत देखना, आप सुनना बस सिद्धांत को। कोशिका सिद्धांत क्या दिया उसने, पादप वैज्ञानिक थे तो सीधी सी बात है वो किसके ऊपर प्रयोग करेंगे, वो पादप के ऊपर प्रयोग करेंगे, और उसका सिद्धांत सुनना, बस एक बार सुन लो। उन्होंने ये बताया कि सभी पादप कोशिका तथा कोशिका उत्पाद के बने होते हैं। देख लो बस, सिद्धांत नाम हो गया पादप कोशिका सिद्धांत, और कोशिका सिद्धांत क्या था कि जो पादप है वो कोशिका के बने होते हैं। ये तो हमें बचपन से ही पता है कि सभी पादप या जंतु किसके बने होते हैं, कोशिका से बने होते हैं। लेकिन उस टाइम हमारे पास में जानकारियाँ नहीं थी, तो उन्होंने एक महान काम किया इतना बोल के कि पादप, और पादप कौन से, सभी पादप कोशिका तथा कोशिका उत्पाद से बने होते हैं। बहुत बढ़िया। सभी पादप कोशिका तथा कोशिका उत्पाद के बने होते हैं। और इसने क्या बोला कि सभी जंतु तथा पादप, ध्यान देना समझना, स्टेटमेंट गलत नहीं होना चाहिए। ये पादप वैज्ञानिक था लेकिन उसने पादप के बारे में बात की, ये जंतु वैज्ञानिक था लेकिन उसने जंतु तथा पादप दोनों के बारे में बात की। उसने बोला कि सभी जंतु तथा पादप कोशिका तथा कोशिका उत्पाद के बने होते हैं। बहुत बढ़िया। यानी कोशिका सिद्धांत क्या था, इतना समझिए। सेल थ्योरी गिवन बाय स्लाइडन एंड स्वान, कब दी गई, ये बातें कब की चल रही हैं, 1838 के अंदर, और ये 1839 के अंदर दो वैज्ञानिक आए, महान वैज्ञानिक, स्लाइडन और स्वान। स्लाइडन अपना वैज्ञानिक था, पादप वैज्ञानिक था, और स्वान था जंतु वैज्ञानिक। उसने एक बात बोल दी कि सभी पादप कोशिका तथा कोशिका उत्पाद के बने होते हैं, और जंतु और पादप कोशिका तथा कोशिका उत्पाद के बने होते हैं। तो उन्होंने पूछा कि पुरानी वाली जो कोशिका होती हैं, पुरानी वाली जो नई कोशिका बनी है, यानी प्लांट की स्टडी की तो ऐसा पाया गया कि बहुत सारी सेल मरती गई, नई बनती गई, मरती गई, नई बनती गई। उनको पूछा कि भाई साहब ये जो नई वाली जो कोशिका बन रही हैं वो कैसे बन रही हैं, तो वो शर्मा गए और उन्होंने बोला कि भाई आउट ऑफ सिलेबस, ये हमारे जानकारी में नहीं है। तो ये रह गई उनकी कमियाँ। कमियां क्या थी, सेल थ्योरी की कमी क्या थी कि उन्होंने नई कोशिका की उत्पत्ति के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी। तो सेल थ्योरी की सबसे पहले ड्रॉबैक पढ़ते हैं, कमियां पढ़ते हैं। नोट करना साथ साथ में, स्लाइडन एंड स्वान, पादप वैज्ञानिक, ये जंतु वैज्ञानिक, सभी पादप कोशिका तथा कोशिका के उत्पाद के बने होते हैं, और जंतु और पादप कोशिका तथा कोशिका उत्पाद के बने होते हैं। और इसकी कमी की बात करें, कोशिका सिद्धांत की कमी क्या रह गई, उन्होंने नई कोशिका की उत्पत्ति के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी। फिर उसके बाद समझना कौन आता है ऐसा एक महान शख्स जिन्होंने कोशिका सिद्धांत को पूरी तरीके से सिद्ध कर दिया, और उसने ये भी बता दिया कि जो पुरानी वाली कोशिका और नई कोशिका कैसे बनती हैं। तो कमी की बात करते हैं। वैसे हर इंसान के अंदर कमी होती है, परिपूर्ण कोई नहीं होता। यानी कमी क्या रह गई कोशिका सिद्धांत की, सेल थ्योरी की, नई कोशिकाओं की उत्पत्ति के बारे में जानकारी नहीं दी गई। बात समझ में आ गई होगी आपको, कोशिका सिद्धांत पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। उसके बाद में एक वैज्ञानिक आता है, उसका नाम है रुडोल्फ विर्चो। बहुत बहुत शानदार, रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो, बड़ा शानदार नाम था उसका, रुडोल्फ विर्चो। और रुडोल्फ विर्चो ने आके एक नियम दे दिया, ओमनी सेलुला ई सेलुला। उनका एक नियम था, कौन सा नियम था, ओमनी सेलुला
ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टार लगा देना इसके ऊपर। ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला गिवन बाय रुडोल्फ विर्चो। और ये क्या था, रुडोल्फ विर्चो कौन था? उन्होंने एक नियम दिया गया सेल थ्योरी के ऊपर, कोशिका सिद्धांत के ऊपर। पहले कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? वो दिया गया था किसके द्वारा? स्लाइडेन और स्वान के द्वारा, लेकिन उनकी कमी रह गई थी, उन्होंने नई कोशिका की उत्पत्ति के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी। उसके बाद में कौन आया? उसके बाद में आया रुडोल्फ विर्चो, और रुडोल्फ विर्चो ने एक नियम दिया, उसका नाम था ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला। ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला, उसने क्या बता दिया? उसने बता दिया कि श्रीमान, जो नई कोशिका होती हैं, जो नई कोशिका होती हैं वो बनी होती हैं कौन सी वाली कोशिका से? वो पुरानी वाली कोशिका से ही बनी होती हैं। ये हो गई अपनी न्यू सेल, नई कोशिका। ये बनती किसे हैं? तो ये बनेगी अपने ओल्ड सेल से। ऐसा क्यों होता है? तो उनके अंदर एक प्रोसेस होती है, कोशिकाओं के अंदर एक गुणधर्म होता है, कोशिका की एक प्रॉपर्टीज होती हैं कि वो अपने आप क्या करती हैं? वो सेल डिवीजन करती हैं। बहुत बढ़िया, सेल डिवीजन करेगी, यानी क्या करेगी? वो कोशिका विभाजन करेगी, और कोशिका विभाजन के द्वारा क्या होगा? नई कोशिका की उत्पत्ति होगी पुरानी वाली कोशिका से। यानी एक जो डाउट था मन के अंदर कि ये नई कोशिका की उत्पत्ति कैसे हुई, उस डाउट को भी सॉल्व कर दिया, प्रूव कर दिया किसने? रुडोल्फ विर्चो ने। और रुडोल्फ विर्चो ने क्या बता दिया कि जो भी नई वाली जो कोशिका होती हैं, न्यू सेल अराइज फ्रॉम ओल्ड सेल, नई कोशिका की उत्पत्ति हमेशा पुरानी वाली कोशिका से होती है। और प्रोसेस कौन सी होगी? तो प्रक्रिया होगी कौन सी? सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन। बहुत बढ़िया, यानी न्यू सेल की उत्पत्ति पुरानी कोशिका से। सर ऐसे कैसे? इंग्लिश भी चल रही है, हिंदी भी चल रही है, ऐसे ही चलेगा, है ना? चुपचाप वीडियो को देखते जाइए, कंटिन्यू। सेल, न्यू सेल की उत्पत्ति पुरानी वाली कोशिका से, सेल डिवीजन, सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन द्वारा होती है। कोशिका विभाजन द्वारा सेल थ्योरी, स्लाइडेन और स्वान फेल हो गए जब उनकी कमी रह गई। क्या था? वापस रिकॉल करेंगे। स्वान एक जंतु वैज्ञानिक था। स्वान यानी स्वान संस्कृत शब्द, और स्लाइडेन पादप वैज्ञानिक था। उन्होंने बस इतना बताया कि सभी पादप कोशिका तथा उसके प्रोडक्ट के बने होते हैं। सभी जंतु तथा पादप सेल तथा उसके सेल के प्रोडक्ट के बने होते हैं। उनको पूछा गया कि सेल डिवीज़न या फिर नई वाली कोशिका की उत्पत्ति कैसे हुई, तो उन्होंने कोई भी जानकारी नहीं दी। ये होगी, उसकी कमी होगी। उसके बाद में आता है रुडोल्फ विर्चो, और रुडोल्फ विर्चो ने एक नियम दिया, ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला। और ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला कहता है कि जो भी न्यू सेल होती हैं वो नई सेल की उत्पत्ति होती हैं पुरानी वाली कोशिका से, और जो प्रक्रिया होगी, जो प्रोसेस होगी बाय द सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन के द्वारा ही नई वाली कोशिका की उत्पत्ति होती है। तो सर बताइए, ये सेल विभाजन क्या होता है, कोशिका डिवीजन क्या होता है? उसको हम डिटेल के अंदर पढ़ेंगे, पूरा चैप्टर पढ़ेंगे। सेल डिवीजन बड़ा ही आसान, बड़ा ही शानदार चैप्टर है अपना। ये एनसीईआरटी की सारी एक एक लाइन आपके कवर हो जाएगी। अब एक नया नियम आया कोशिका सिद्धांत के ऊपर, जिसको बोलेंगे हम मॉडर्न सेल थ्योरी, यानी हो गया ये आधुनिक कोशिका सिद्धांत। तो सब पता चल रहा है आधुनिक कोशिका सिद्धांत क्या होता है। आधुनिक कोशिका सिद्धांत कहने का मतलब स्लाइडेन, स्वान और मिक्स कर दिया गया किसको? रुडोल्फ विर्चो को मिक्स करके बनाया गया जो सिद्धांत, उसका नाम दिया मॉडर्न सेल थ्योरी। मॉडर्न सेल थ्योरी, आधुनिक कोशिका सिद्धांत। आधुनिक कोशिका सिद्धांत बहुत ही शानदार है। अपनी कोशिका सेल बायोलॉजी बस समझते जाना, आपको रटने की जरूरत नहीं है, बस चीज़ों को समझना है। आधुनिक कोशिका सिद्धांत, चटपटाट नहीं करनी है, पूरा वीडियो को कंप्लीट देखना है। एक बार वीडियो पे क्लिक हो गया, उसको पूरा देख के ही उठना है, क्योंकि अधूरा पति और अधूरा प्रेमी कोई भी काम का नहीं होता। बनने हैं तो पूरे बनो, आधे अधूरे मत बनो, ये बात बस ध्यान में रखो। मॉडर्न सेल थ्योरी क्या कहती है, आधुनिक कोशिका सिद्धांत क्या कहता है, यानी स्लाइडेन, स्वान और रुडोल्फ विर्चो तीनों को मिला के बनाया गया जो सिद्धांत था वो था अपना आधुनिक सेल थ्योरी। यानी क्या था, सभी जीवित जीव, चाहे वो प्लांट हो, जंतु हो, कुछ भी हो, सभी जीवित जीव
जीवित जीव कोशिका उत्पाद के बने होते हैं, कोशिका उत्पाद के बने होते हैं। ये तो बात बोली थी किसने, स्लाइडेन और श्वान ने बोली थी कि सभी जीवित जीव है वो सेल और सेल के प्रोडक्ट के बने होते हैं। लेकिन सेल डिवीजन के बारे में जानकारी किसने दी थी, रुडोल्फ विर्चो ने। यानी एक और पॉइंट हो गया इसके अंदर, नई कोशिका की उत्पत्ति पुरानी कोशिका से कोशिका विभाजन द्वारा होती है। सेल की डिस्कवरी हो गई। सेल की डिस्कवरी होने के बाद में जो सेल के ऊपर जो बकवास दी गई थी, जो थ्योरियां दी गई थी, वो थ्योरी अपनी कंप्लीट हो गई। सबसे पहले कोशिका सिद्धांत गिवन बाय स्लाइडेन स्वान। कमी रह गई थी, कमी को पूरा किया किसने, रुडोल्फ विर्चो ने। वैसे रुडोल्फ विर्चो बड़ा खतरनाक था, किसी की कमी को पूरा करने में माहिर था रुडोल्फ विर्चो। और उसके बाद में रुडोल्फ विर्चो और स्लाइडेन स्वान दोनों की थ्योरी को मिला के न्यू थ्योरी बनाई गई, जिसका नाम दिया गया मॉडर्न सेल थ्योरी, आधुनिक कोशिका सिद्धांत। और आधुनिक कोशिका सिद्धांत ने सारा कंसेप्ट कवर कर लिया कि सभी जीवित जीव बने होते हैं कोशिका तथा कोशिका उत्पाद के बने होते हैं, और नई कोशिका की उत्पत्ति होती है हमेशा पुरानी वाली कोशिका से। यानी एक यहाँ से पॉइंट समझ में आ गया कि अपनी जो भी इस बॉडी की जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती हैं वो कौन होती हैं, कोशिका होती हैं। तो हम कह सकते हैं शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई, शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कोशिका होती है। पूरी बॉडी कोशिका से मिलकर बनी होती है, और बॉडी के अंदर जो फंक्शन करने वाली जो यूनिट होगी वो भी कौन होगी, सेल की। हम कह सकते हैं चाहते ठोक के, यानी शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कौन होगी, कोशिका होगी। और कोशिका की खोज किसने की, तो कोशिका की खोज की थी दो महान वैज्ञानिक ने, रॉबर्ट हुक ने और किसने की थी, लीवेनहॉक ने। लेकिन रॉबर्ट हुक के टाइम में जो कोशिका थी वो मरती और कोशिका से उसकी खोज की गई। जीवित कोशिका की खोज की गई थी एंटवन लीवेनहॉक के द्वारा बारिश के पानी में, और जो दांतों के ऊपर जो वाइट जो परत होती हैं उसके द्वारा की गई थी। आगे चलते हैं। कोई भी जीव होते हैं दो प्रकार के, यानी कोई भी अगर जीवित जीव है, उस जीवित जीव की जो बॉडी बनी होती है वो या तो बनी होगी एक सिंगल सेल की, ये हो गया कोई जीवित जीव, ठीक है। ये होगी या तो होगी सिंगल सेल की। सिंगल सेल कहने का मतलब क्या हो गया, एक कोशिका का शरीर बना होगा खाली एक कोशिका का, या फिर होगी कैसी हो, मल्टी सेल, यानी बहुत सारी कोशिका। ठीक है। तो जिनका शरीर एक कोशिका से मिलकर बना होता है, ऐसे वाले जीवों को बोलेंगे हम यूनिसेलुलर, यानी एक कोशिकीय जीव, यानी जिनका शरीर पूरी एक सिंगल बॉडी से, एक सिंगल सेल से मिलकर बना होता है, उसको बोलेंगे हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी बोलेंगे एक कोशिकीय जीव। और जिनका बहुत सारी सेल से बना होता है उसको बोलेंगे हम मल्टी सेलुलर, यानी इसको बोलेंगे हम बहुकोशिकीय। अब कोशिका की खोज हो चुकी, कोशिका के ऊपर सिद्धांत दे दिया। अभी सेल के बात करेंगे। दो प्रकार की सेल होती हैं, एक होती हैं प्रोकैरियोटिक सेल, एक होती हैं यूकैरियोटिक सेल। अगर आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के अंदर अंतर डिफरेंस समझ में आता है, यानी आपका सेल वाला जो चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट आपको समझ में आ जाएगा। नॉर्मली अगर सेल का एक डायग्राम देखें तो सेल का डायग्राम वैसे आपको बचपन के अंदर पढ़ा रखा होगा, लेकिन
बता देते हैं एक बार कि कोई भी अपनी कोई सेल है तो सेल की स्ट्रक्चर होगी अपने रूम के समान ही। जिस प्रकार रूम की जो दीवार होती है उसी प्रकार कोशिका की भी दीवार होती है, जिसको बोलेंगे हम सेल वॉल। शुद्ध हिंदी के अंदर बोलेंगे इसको कोशिका भित्ति बोलेंगे। और रूम के अंदर जो पर्दे लगे होते हैं उसी टाइप से कोशिका के अंदर भी एक पतली सी परत होती है जिसको बोला जाता है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली। सेल के अंदर एक बड़ी सी स्ट्रक्चर होगी। बड़ी सी स्ट्रक्चर कहने का मतलब ये सेल का बाप होगा, ये ध्यान देना, सेल का बाप, यानी इसके बिना काम नहीं चलता। कोचिंग के अंदर जिस प्रकार से जो डायरेक्टर होते हैं, जो भी होते हैं वो, ठीक है, प्रिंसिपल वगैरह, उसी टाइप से कोशिका के अंदर भी, सेल के अंदर भी होता है एक जो कंट्रोल करता है पूरा सिस्टम को। और जो कंट्रोल करता है घर के अंदर भी कंट्रोल करता है, उसको बाप बोलते हैं हम, यानी उसको बोलेंगे हम यहाँ पर न्यूक्लियस बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम केंद्रक। और कोशिका भरी होती है पानी से, फ्लूइड से, उस फ्लूइड को बोलेंगे, अरे सर ये सारी चीज़ें हमने पढ़ रखी हैं, फिर भी एक बार और समझ लो। जो पानी होगा इसके अंदर जो फ्लूइड होगा उस फ्लूइड को बोला जाता है साइटोप्लाज्म बोला जाता है। साइटोप्लाज्म यानी हो गया कोशिका द्रव्य। और इसके अंदर कोशिका द्रव्य के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, यानी इसको बोला जाता है कोशिकांग। सेल ऑर्गेनेल्स यानी कोशिकांग कहने का मतलब हो गया सेल ऑर्गेनेल्स। सेल के अंदर पाए जाने वाले जो अंग उसको बोलेंगे हम कोशिकांग बोलेंगे। अब क्या हुआ, बस इतना थोड़ा एक ध्यान देना कि एक आर.एच. व्हिटेकर नाम का एक वैज्ञानिक आया। ये आर.एच. व्हिटेकर कौन है, कब आया, उसके बारे में आपको जानकारी अभी नहीं होगी, लेकिन आगे आपको पता चल जाएगा। लेकिन बस इतना समझो एक बार, एक वैज्ञानिक आया जिसका नाम था आर.एच. व्हिटेकर। उसने क्या कर दिया, समझना, सेल की स्ट्रक्चर सबसे बाहर होगी सेल वॉल, अंदर होगी सेल मेम्ब्रेन। जो फ्लूइड होगा उसको बोला जाता है, जो पानी होगा उसको बोला जाता है सेल साइटोप्लाज्म। और बड़ा सा होगा उसके अंदर स्ट्रक्चर, कंट्रोलर होगा उसको बोलेंगे हम केंद्रक बोलेंगे। और बाकी छोटे छोटे जो बच्चे उसके अंदर पानी के अंदर तैरते हुए उसको क्या बोलेंगे हम कोशिकांग बोलेंगे, सेल ऑर्गेनेल्स बोलेंगे। एक वैज्ञानिक आया जिसका नाम था आर.एच. व्हिटेकर। आर.एच. व्हिटेकर ने क्या किया, ये जो अपना पूरा ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड नहीं पूरी पृथ्वी, उस पृथ्वी के ऊपर जो भी जीव पाए जाते हैं, जो जीवित जीव पाए जाते हैं, वो बहुत सारे हो गए। अब उनको अध्ययन करने के लिए बहुत सारे दुनिया भर के जैव विविधता पाई जाती है हमारे पृथ्वी के ऊपर। अब उसको अध्ययन करने के लिए हम क्या करेंगे, उसको क्लासिफिकेशन करेंगे, उसका वर्गीकरण करेंगे, जीवों की संरचना को देखकर, उसकी बाह्य स्ट्रक्चर को देखकर, उसकी आंतरिक स्ट्रक्चर को देखकर हम क्या करेंगे, उन सभी को क्लासीफाई करेंगे। जो भी जैव विविधता पाई जाती है पृथ्वी के ऊपर, जो जीव जंतु पाए जाते हैं, उन सभी को, यानी उसको क्लासिफाई करने के लिए बहुत सारे वैज्ञानिक सामने आए थे, एक एक करके सब फेल होते चले गए। अभी जो जिस प्रकार जो क्लासिफिकेशन चल रहा है वो चल रहा है अपना अकॉर्डिंग टू आर.एच. व्हिटेकर। और आर.एच. व्हिटेकर ने क्या किया, ब्रह्मांड, इस पृथ्वी के ऊपर पाए जाने वाले सभी जीवित जीवों को एक 5 बड़े बड़े किंगडम के अंदर बांट दिया। समझना, बड़े बड़े 5 किंगडम के अंदर बांट दिया। और उसमें से एक को नाम दिया मोनेरा। एक बड़ा किंगडम था, उसका नाम दिया मोनेरा। यानी हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो अपना मोनेरा है, वो मोनेरा सबसे पैदा हुआ, सबसे घर में सबसे पहले वो कौन था, मोनेरा। मोनेरा के बाद में कौन था, प्रोटिस्टा। सर इनकी ज़रूरत यहाँ पर क्यों पड़ी, क्योंकि जब हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल तो इसके बिना आगे नहीं चल सकते। मोनेरा और प्रोटिस्टा, 2 बच्चे और पैदा हुए जिसका नाम था फंजाई, प्लांटी और कौन था, एनिमेलिया। कोई बोलेंगे ये तो हिंदी मीडियम है, तो हिंदी के अंदर भी इसको यही बोलेंगे, एनिमेलिया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी। 5 किंगडम बना दिए आर.एच. व्हिटेकर ने। और आर.एच. व्हिटेकर ने सबको क्लासीफाई कर दिया, जिसमें से जो बैक्टीरिया थे, छोटे छोटे जीव, उनको डाल दिया मोनेरा के अंदर।
प्रोटिस्टा को डाल दिया, प्रोटिस्टा कहने का मतलब पानी के अंदर रहने वाले उनको डाल दिया प्रोटिस्टा के अंदर, फंजाई यानी जो कवक होती हैं उसको डाल दिया फंजाई के अंदर, और छोटे से छोटे लगाकर बड़ा से बड़ा प्लांट उन सबको डाल दिया प्लांट के अंदर, और छोटे से छोटे जीव को लगाकर बड़ा से बड़ा हाथी भी उसको भी कहाँ डाल दिया, एनिमेलिया के अंदर। 5 किंगडम बनाए। लेकिन ध्यान देना उस टाइम उसकी हालत घर की इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। जो अपना मोनेरा है घर के अंदर सबसे पहले पैदा हुआ वो कौन था, मोनेरा। उसके बाद सिस्टम में कोई खराबी हो गई, खराबी होने के कई साल बाद पैदा हुआ कौन, प्रोटिस्टा। बेटे कितने, 5। सबसे पहला कौन, मोनेरा। उसके बाद में 4 बच्चे बाद में पैदा हुए, कौन कौन सा, प्रोटिस्टा, फंजाई और प्लांटी और एनिमेलिया। कंडीशन घर की अच्छी नहीं थी, दूध वगैरह मिलता नहीं था बच्चों को, यानी पोषण नहीं मिलता, न्यूट्रिशन नहीं मिलता, और किसी बच्चे को न्यूट्रिशन नहीं मिलता वो होता है कुपोषण के शिकार। कुपोषण के शिकार कहने का मतलब बहुत ज़्यादा दुबले पतले, बहुत ज़्यादा दुबले पतले। ध्यान देना, सुनना, और पीछे जो बच्चे आवाज़ कर रहे हैं वो आवाज़ नहीं करेंगे, पीछे बच्चे ध्यान देंगे, आवाज़ नहीं करेंगे। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। मोनेरा और प्रोटिस्टा दोनों के दोनों थे दुबले पतले, लेकिन उसमें से पुराना वाला कौन था, जो पहले पैदा हुआ सबसे पहले, ओल्ड थिंकर, वो था अपना कौन, मोनेरा। सबसे पुराना कौन हो गया अपना, पुराना वाला, ओल्ड वाला। मोनेरा हो गया सबसे पुराना, बाकी वाले सारे हो गए बिल्कुल एकदम न्यू, लेटेस्ट हो गए। और ध्यान देना, लेकिन मोनेरा और प्रोटिस्टा दोनों के दोनों दुबले पतले। सर ये क्या बकवास चल रही हैं। पांच बेटे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, जिसमें से सबसे पुराना वाला बेटा कौन था, वो था मोनेरा। ध्यान देना, सबसे पुराना यानी कौन था, मोनेरा। उसके बाद में 4 बेटे, वो कैसे थे, अपने लेटेस्ट न्यू वाले थे, और उसमें से दोनों के दोनों दुबले पतले, कौन, मोनेरा और प्रोटिस्टा। इतनी बात समझ में आ गई है। आगे चलते हैं, एक 2 सेल को हम सेल को क्लासिफाई करते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के अंदर अंतर देखते हैं। उससे पहले आपको समझ में आना चाहिए कि ब्रह्मांड के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर जो भी जैव विविधता पाई जाती है, उस जैव विविधता को हम 5 किंगडम के अंदर अलग अलग हिस्से में डिवाइड करेंगे। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। अपना पुराना कौन हो गया, पुराना हो गया मोनेरा, बाकी वाले हो गए नए दुबले पतले। घर के अंदर कौन, कंडीशन खराब होने के कारण मोनेरा और प्रोटिस्टा दोनों के दोनों कैसे, दुबले पतले। लेकिन उसके बाद में जब 3-4 बेटे पैदा हो गए, सब एक साथ कमाने लगे, तो उसके बाद में क्या हो गया, उनकी हालत घर की सुधरती गई। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के अंदर डिफरेंस देखते हैं, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। पूरा सेल बायोलॉजी का जो भी मेन जो फंडा है वो टिका हुआ है प्रोकैरियोटिक सेल के ऊपर और यूकैरियोटिक सेल के ऊपर। अगर ये आपको कंसेप्ट अगर समझ में आता है तो आपकी सेल बायोलॉजी आपको आसान लगने लगेगी। तो डिफरेंस करते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के अंदर, बस इसको समझ लेना। बाकी वाला अगर आपको समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, लेकिन इसको समझ लेना। कोशिका को हम बांटते हैं 2 भाग के अंदर डिवाइड करते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, और दूसरी हो गई कौन सी, यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका, और एक कौन सी हो गई, प्रोकैरियोटिक कोशिका। चीज़ें बड़ी शानदार हैं, बस आपको स्टेबल होना पड़ेगा। प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर डिफरेंस क्या, इस डिफरेंस को बच्चे रटते हैं, लेकिन रटने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले बात करेंगे, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ सेल की, और सेल के अंदर मैंने आपको बताया कि सेल का जो भी बाप होगा, सेल का कंट्रोलर, सेल का प्रिंसिपल, सेल का हेडमास्टर, जो भी बोल दो, वो कौन होगा, केंद्रक होगा, वो होगा केंद्रक होगा।
केंद्रक के चारों ओर, न्यूक्लियस के चारों ओर एक मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसको बोलेंगे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी केंद्रक झिल्ली। केंद्रक झिल्ली, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और इसके अंदर एक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको बोलेंगे हम न्यूक्लियोलस यानी हो गया केंद्रिका, और ये हो गया केंद्रक। ये तीन चीज़ आपको समझनी पड़ेगी किसकी, केंद्रक की। सबसे पहले स्टडी करेंगे हम किसकी, केंद्रक की, क्योंकि घर का जो बड़ा सदस्य है, जो मुख्य सदस्य, वो कौन है, केंद्रक। तो सबसे पहले प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर सबसे पहले डिफरेंस लेते हैं किसका, न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस कहने का मतलब क्या हो गया, केंद्रक। अब हम बात करेंगे प्रो वर्ड का मतलब क्या हो गया। प्रो का मतलब होता है सुनना, प्रो कहने का मतलब होता है पुराना यानी प्रिमिटिव। ये वर्ड कहाँ से बना, तो ये बना प्रिमिटिव वर्ड से, और प्रिमिटिव का मतलब होता है पुराना। हम जानते हैं कि पुराने जो लोग होते हैं वो इतने ज़्यादा एडवांस नहीं होते, वो इतने ज़्यादा एडवांस नहीं थे, वहाँ पर टेक्नोलॉजी की कमी थी। लेकिन अभी जो लोग हो रहे हैं वो बहुत ज़्यादा टेक्निकल बनते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा एडवांस हैं। और एडवांस बनने के बहुत सारे पीछे कारण है, ये वेब सीरीज है इनको एडवांस बनाती जा रही हैं, चाहे वो नेटफ्लिक्स हो या फिर जो भी अमेजॉन प्राइम, बहुत सारी चीज़ें जो इनको एडवांस बनाते हुए जा रही हैं। ये देश के अंदर एक विडंबना, एक गंभीर समस्या उत्पन्न होगी फ्यूचर में, ये वेब सीरीज है। न्यूक्लियस केंद्रक की बात करेंगे। प्रोकैरियोटिक कोशिका मतलब हो गया पुराना, और जो अपना यू वर्ड बना, इस यू वर्ड का मतलब होता है ट्रू, और ट्रू का मतलब होता है सत्य। सीधी सी बात है, पुरानी वाली सेल कौन सी होगी, प्रोकैरियोटिक सेल। नाम से पता चल रहा है, प्रो कहने का मतलब हो गया पुराना, प्रिमिटिव। पुराने वाले जो लोग हैं उनकी जो कोशिकाएं होगी उसको बोलेंगे हम प्रोकैरियोटिक कोशिका, और जो अभी वाली जो कोशिका होगी उसको क्या बोलेंगे हम, यूकैरियोटिक कोशिका। पुराने वाले लोग इतने ज़्यादा डेवलप नहीं थे। तो सबसे पहले बात करेंगे पुराने वाले लोगों का न्यूक्लियस, पुराने वाले लोगों का केंद्र कैसा था। सीधी सी बात है, पुरानी कोशिका थी, पुराने लोग थे, पुराने लोग ज़्यादा डेवलप नहीं थे, तो क्या उसके अंदर वेल डेवलप न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, क्या, कभी नहीं। यहाँ पर पूर्ण तरीके से जो विकसित केंद्रक होगा वो वहाँ पर उपस्थित नहीं होगा, यानी यहाँ पर लिख सकते हैं पूर्ण विकसित केंद्रक अनुपस्थित। केंद्रक तो था लेकिन बिल्कुल ही सिकुड़ा हुआ केंद्रक वहाँ पर मौजूद था। और आजकल के जो लोग हैं, सीधी सी बात है, उसके अंदर वेल डेवलप न्यूक्लियस क्या होगा, उसके अंदर प्रेजेंट होगा, एक ट्रू या फिर बोल सकते हैं हम सत्य केंद्रक वहाँ पर मौजूद होगा। बस बड़ा आपको डिफरेंस देखना है, बहुत ही आसान है, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। लेकिन अगर आपने उसको रटने की कोशिश की तो ये ज़िंदगी के अंदर कभी आपको याद नहीं हो सकता, रटे ही मारते रह जाओगे। न्यूक्लियस की बात करेंगे, यानी सेल को हमने दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। प्रो कहने का मतलब पुरानी, और पुराने वाले लोग वेल डेवलप नहीं थे, अभी के लोग वेल डेवलप हैं। यानी सबसे पहले बात करेंगे उसके अंदर न्यूक्लियस की बात करेंगे, उसके मेन जो कंट्रोलर उसकी बात करेंगे, उसका कंट्रोलर ही पहले कैसा था, बिल्कुल वेल डेवलप नहीं था। और आज की जो सेल होती है उसका कंट्रोलर कैसा है, वेल डेवलप है। केंद्रक के बाद में बात करेंगे उसके केंद्रक झिल्ली की। केंद्रक झिल्ली या फिर इसको बोलेंगे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यहां पर हम एक झिल्ली कहने का मतलब अगर कहीं वर्ड चुनो आप, झिल्ली या फिर मेम्ब्रेन, तो झिल्ली या मेम्ब्रेन का यहां पर मतलब निकालना है आपको कपड़ों से रिलेटेड। पूरी सेल बायोलॉजी के अंदर जहाँ पर वर्ड आ जाए झिल्ली या फिर मेम्ब्रेन, यानी समझना बात किसकी कर रहे हैं, कपड़ों की बात कर रहे हैं। पुराने वाले लोग थे, आपको भी पता है पुराने वाले लोगों के पास में कपड़े थे क्या, पहले नहीं थे। आदिवासी कैसे घूमते थे आपको पता होगा, शर्म नाम की चीज़ नहीं थी, ठीक है। केंद्रक झिल्ली क्या थी, वहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। पुराने वाले लोग हैं, कपड़ों का अभाव था, मेम्ब्रेन का अभाव था, वहाँ पर क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन झिल्ली क्या होगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी ये वाली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या थी, वहाँ पर एब्सेंट। लेकिन आजकल के जो न्यूक्लियस होते हैं उनके चारों ओर में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उपस्थित होती है। थर्ड बात हो गई केंद्रिका की। केंद्रिका कहने का मतलब न्यूक्लियस। वो पुराने वाले लोग हैं तो वहाँ पर जो भी केंद्रिका होती हैं वो केंद्रिका भी वहाँ पर क्या होती हैं, एब्सेंट। अभी वाले लोगों के अंदर, अभी वाली जो सेल है यूकैरियोटिक सेल, उसके अंदर केंद्रिका कैसी होती हैं, अपनी प्रेजेंट होती है।
सबसे पहले न्यूक्लियस के ऊपर तीन चीज़ें आ गई, न्यूक्लियस और न्यूक्लियस की सेल में न्यूक्लियस की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और उसके अंदर पाए जाने वाले स्ट्रक्चर जिसको बोलेंगे हम केंद्रिका या फिर बोलेंगे इसको न्यूक्लियोलस। केंद्रक कैसा होगा इसका? पूर्ण विकसित नहीं होगा। केंद्रक झिल्ली यहाँ पर नहीं होगी, यहाँ पर होगी। केंद्रिका न्यूक्लियोलस यहाँ पर नहीं होगी, यहाँ पर होगी। ये पुरानी वाली सेल है, ये न्यू वाली सेल है। अगली स्ट्रक्चर की बात करेंगे, हिस्टोन प्रोटीन की बात करेंगे। ये हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है? सेल के अंदर पाए जाने वाला एक ऐसा प्रोटीन जो डीएनए की पैकेजिंग के अंदर हेल्प करता है। अगली स्ट्रक्चर आती है हिस्टोन प्रोटीन। पुरानी वाली सेल है तो सीधी सी बात है हिस्टोन प्रोटीन वहां पर नहीं होगा। और नई वाली कोशिका के अंदर क्या होगा? हिस्टोन प्रोटीन बिल्कुल ही प्रेजेंट होगा। हिस्टोन प्रोटीन को हम और भी अच्छे से समझेंगे जब उसकी जरूरत पड़ेगी तब। ठीक है, समय से पहले किया हुआ काम सफल नहीं होता। हिस्टोन प्रोटीन के बाद में बात करेंगे हम किसकी? क्रोमोसोम की। क्रोमोसोम यानी इसको बोलेंगे हम गुणसूत्र। जो भी प्रोकैरियोटिक जो सेल होती है उसके अंदर जो गुणसूत्र होता है वो होता है फाल्स गुणसूत्र होता है, असत्य। यानी गुणसूत्र तो नहीं होता कंप्लीट, गुणसूत्र के जैसे ही वहां पर संरचना मौजूद होती है, असत्य गुणसूत्र। और यहाँ पर ट्रू एक क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा, सत्य गुणसूत्र वहां पर उपस्थित होगा। क्रोमोसोम गुणसूत्र कैसा होगा? यहाँ पर फाल्स होगा। पुराने वाले लोग हैं भाई, पुराने वाली चीज़ों के अंदर कुछ भी डेवलपमेंट नहीं था, असत्य है। इसमें कैसा है? बिल्कुल सत्य, ट्रू गुणसूत्र यहाँ पर प्रेजेंट होगा। अगली बात करें तो फ्लैजिला। फ्लैजिला इसको बोलेंगे हम कशाभिका। कशाभिका क्या होती हैं? कोशिका को चलने के लिए एक स्ट्रक्चर होगी, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होगी जिसको बोलेंगे हम कशाभिका यानी फ्लैजिला। ये फ्लैजिला का अगर कंपोजिशन देखें कि फ्लैजिला उनकी कौन से वाले प्रोटीन से बनी हुई समझना, तो जो फ्लैजिला होगी वो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, अरे भाई कितने भी पुराने लोग हैं लेकिन पैर तो होंगे चलने के लिए, सीधी सी बात है, ठीक है ना। यानी उसके अंदर अंग वगैरह सारे होंगे, सिस्टम सारे होंगे, लेकिन हाँ माना कि पूरी तरह से डेवलप नहीं होंगे, विकसित नहीं होंगे। फ्लैजिला और कुछ कुछ चीज़ें पुराने वाले लोगों की काफ़ी अच्छी होती हैं। फ्लैजिला कशाभिका, इसकी जो कशाभिका बनी होती है वो होती हैं फ्लैजीन प्रोटीन की, फ्लैजिलिन प्रोटीन की, फ्लैजिन प्रोटीन की। और आजकल की जो सेल हैं उनकी जो कशाभिका जो बनी होती हैं वो बनी होती हैं ट्यूबुलिन प्रोटीन की। बहुत बढ़िया, ट्यूबुलिन प्रोटीन की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यानी फ्लैजिला प्रोकैरियोटिक की अगर देखें तो वो बनी होती है फ्लैजिलिन प्रोटीन की, और यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो उसकी फ्लैजिला बनी होती है वो बनी होती है ट्यूबुलिन प्रोटीन की बनी होती है। अब बात करेंगे मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गन, झिल्ली सहित कोशिकांग। मेम्ब्रेन बाउंडेड झिल्ली सहित कोशिकांग मतलब क्या हुआ? कोशिकांग कहने का मतलब सेल ऑर्गेनेल्स, और सेल ऑर्गेनेल्स कहने का मतलब हो गए वहां पर इस गांव के अंदर रहने वाले छोटे छोटे बच्चे। पुराने वाले लोगों की बात करें, सीधी सी बात है, और वहां पर जो छोटे छोटे बच्चे होंगे। और झिल्ली की बात की, झिल्ली कहने का मतलब रिलेटेड टू कपड़े। पुराने वाले लोग हैं वहाँ पर जो बच्चे होंगे, अबे उनके बाप के कपड़े पहने हुए नहीं है तो बच्चों के होंगे क्या? बिल्कुल ही नहीं। यानी जो भी सेल ऑर्गन होते हैं, सेल ऑर्गेनल्स होते हैं पुरानी वाली सेल के अंदर, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, सीधी सी बात है कैसे होंगे? एब्सेंट। यानी झिल्ली वाले कोशिकांग वहाँ पर प्रेजेंट नहीं होंगे। और आजकल के जो सेल होती हैं उनके अंदर जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं, झिल्ली सहित होते हैं। उनके अंदर उनके सेल ऑर्गेनल्स के चारों ओर में एक झिल्ली प्रेजेंट होगी। दो तीन इसके अपवाद हैं, उसको हम देख लेंगे आगे। और भी स्ट्रक्चर हैं। राइबोसोम, एक बार इसको देख लेते हैं। न्यूक्लियस, केंद्रिक झिल्ली, केंद्रिका, हिस्टोन प्रोटीन, क्रोमोसोम, फ्लैजिला, और हो गया झिल्ली सहित कोशिकांग। अगली और स्ट्रक्चर की बात करें तो वो आता है राइबोसोम। 8 पॉइंट राइबोसोम।
राइबोसोम अगर कहीं आप नाम सुन लो तो राइबोसोम कहने का मतलब राबूडा, और राबूडा एक बच्चे का नाम है, और इस राबूडे का काम क्या हो गया? प्रोटीन बनाना, राइबोसोम। ध्यान देना, बहुत बढ़िया। ये राइबोसोम स्ट्रक्चर इतनी प्यारी स्ट्रक्चर है। राइबोसोम एकदम छोटा सा होता है, काम क्या इसका? प्रोटीन बनाना, प्रोटीन बनाना। और राइबोसोम होते हैं अपने दो प्रकार के, एक होता है 70 रुपये वाला, एक होता है 80 रुपये वाला। राइबोसोम अगर पुरानी वाली कोशिका है, प्रोकैरियोटिक सेल है, तो सीधी सी बात है इसके अंदर कौन से कितने रुपए वाला राइबोसोम होगा? तो वो होगा अपना 70 रुपये वाला, यानी 70S राइबोसोम प्रेजेंट होगा किसके अंदर? प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर। आजकल की जो सेल है उसके अंदर राइबोसोम कौन सा होगा? तो सीधी सी बात है कौन सा होगा? 80S। लेकिन कुछ कुछ ऑर्गेनल्स होते हैं जिनके अंदर आज भी राइबोसोम प्रेजेंट है, कौन सा? 70S। बता दो जल्दी से, ऐसे कौन से हैं वो नालायक जिनके अंदर आज भी प्रेजेंट है 70S? तो वो हैं अपने माइटोकॉन्ड्रिया। हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का जो राइबोसोम है वो आज भी कौन सा मौजूद है उसके अंदर? 70S। यानी राइबोसोम की बात करें तो राइबोसोम 70S प्रोकैरियोटिक के अंदर, और यूकैरियोटिक के अंदर कौन सा होगा? 80S। अब एग्जाम्पल की बात करें, वैसे डिफरेंस तो और भी बहुत सारे हैं, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट यही हैं। एग्जाम्पल की बात करें, उदाहरण की, तो उदाहरण के अंदर मैंने बताया था RH व्हिटेकर के 5 बेटे, जिसमें से सबसे पुराना बेटा उसका नाम क्या था? मोनेरा। तो पुरानी वाली सेल कौन सी होगी? मोनेरा। सारे जो मोनेरा वाले सदस्य हैं वो सारे के सारे कैसे होंगे? प्रोकैरियोट होंगे। ध्यान देना, मोनेरा यानी जो अपना था किंगडम मोनेरा, किंगडम मोनेरा। और मोनेरा के अंदर भी अलग अलग, मोनेरा के अंदर भी अलग अलग। तारक मेहता के उल्टा चश्मा जिसके अंदर एक बागा आता है, बागा, उसमें से एक वो लड़की आती है, वो बोलती है सेठ जी को कि यू आर माई बागा, यू आर माई बागा। यू कहने का मतलब क्या हो गया? यू बैक्टीरिया। यू आर, आर कहने का मतलब हो गया आर्की बैक्टीरिया। यू आर माई बागा, माई कहने का मतलब हो गया माइकोप्लाज्मा, और बागा कहने का मतलब हो गया BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी। तो किंगडम मोनेरा के अंदर 4 जने आते हैं। याद करने की ट्रिक होगी, यू आर माई बागा, यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा और ब्लू ग्रीन एल्गी। यू बैक्टीरिया यानी बिल्कुल एक अच्छा बैक्टीरिया है। आर्की बैक्टीरिया कहने का मतलब हो गया एक ऐसा बैक्टीरिया बड़ा ही खतरनाक, नटखट एकदम, जिसको जहाँ पर बहुत ही ये भयानक जगह पे होता है, गर्म झरनों के अंदर, पशुओं के पेट के अंदर, खतरों का खिलाड़ी बोलते हैं उसको आर्की बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, जोकर बोलते हैं इसको। इसका आकार कोई भी फिक्स नहीं होता। ब्लू ग्रीन एल्गी, सुनहरी भूरी शैवाल, बहुत सुंदर ये एल्गी होती है अपनी। तो किंगडम मोनेरा के सारे सदस्य कैसे होते हैं? प्रोकैरियोट होंगे। और बाकी वाले जो बच्चे थे, बाकी वाले जो किंगडम थे, किंगडम कौन कौन से? तो प्रोटिस्टा किंगडम सारे, और किंगडम कौन से? किंगडम प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और कौन सा हो गया? एनिमेलिया। ये 4 किंगडम होते हैं, यूकैरियोट के अंदर आते हैं। और पुरानी वाली जो सेल थी, यानी मोनेरा वाली जो सेल थी, पुराना वाला जो बच्चा था सबसे पहले, वो कौन है? प्रोकैरियोटिक, और बाकी वाले किस में आएंगे? यूकैरियोट के अंदर। चलो एक बार रिकॉल करते हैं, स्टार्टिंग से देखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। उससे पहले देखेंगे हमने डिस्कवरी की थी सेल की, कोशिका की, और कोशिका की खोज किसने की थी? 2 जनों ने, रॉबर्ट हुक ने, लीवेनहॉक ने। लेकिन रॉबर्ट हुक उस टाइम जो सेल थी वो मृत कोशिका थी, जीवित कोशिका की खोज की लीवेनहॉक ने। कोशिका सिद्धांत दिया गया एंट वॉन स्लाइडेन और स्वान के द्वारा, और उसके अंदर कुछ कमियां थी, उस कमियों को पूरा किया किसने? रुडोल्फ विर्चो ने। तीनों को मिलाकर एक मॉडर्न नियम बनाया गया। देन उसके बाद में देखा हमने
डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। इंपॉर्टेंट बात, प्रो कहने का मतलब हो गया पुरानी सेल, यू कहने का मतलब हो गया न्यू सेल। न्यू सेल न्यूक्लियस की बात करेंगे, वेल डेवलप नहीं होगा, इसके अंदर वेल डेवलप होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, इसके अंदर केंद्रिका नहीं होगी, इसके अंदर केंद्रिका प्रेजेंट होगी। क्रोमोसोम वहां पर एकदम झूठा क्रोमोसोम होगा, इसके अंदर ट्रू क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा। अगर इसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन की बात करें बांधने के लिए, तो हिस्टोन प्रोटीन वहां पर थोड़ी होगा, वहां पर पुरानी वाली सेल है, हिस्टोन प्रोटीन वहां पर नहीं था, यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन मौजूद होता है। उसके बाद में बात की हमने राइबोसोम की बात की, और राइबोसोम कहने का मतलब एक छोटा सा बच्चा, मेम्ब्रेन लेस, झिल्ली रहित बच्चा, ये ध्यान देना, एकदम झिल्ली रहित। दो टाइप का, 70 रुपये वाला और कौन सा 80 रुपये वाला। 70 रुपये वाला किस में होगा, प्रोकैरियोटिक के अंदर, और यूकैरियोटिक के अंदर 70 और 80 दोनों साथ में होते हैं। 70 किस में होगा, माइटोकॉन्ड्रिया और किसके अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर, हरित लवक के अंदर। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल कौन सा हो गया, किंगडम मोनेरा, और किंगडम मोनेरा के वापस छोटे छोटे 4 सदस्य कौन कौन सा हो गया, यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा और सोनरी बोरी शैवाल यानी ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, ये ब्लू ग्रीन एल्गी नील हरी शैवाल है, लेकिन उसको सोनरी बोरी बोलते हैं ना, गोल्डन ब्राउन। 80 और इसका रहेगा किंगडम प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया, ये सारे रहेंगे अपने यूकैरियोट के अंदर। अगर आपको समझ में नहीं आए, एक बार वीडियो को आराम से शांत माइंड से वापस देखिए, और अगर समझ में आ जाए वीडियो को, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर तो करना ही है। ओके, थैंक यू।